बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लाइपोप्रोटीन। तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, लाइपोप्रोटीन यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। सही है। एक्चुअली कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगर वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उनकी ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। लेकिन ब्लड में तो ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। उस पर्पज़ के लिए वो लिपिड्स, जैसा कि हमारे पास ट्राइसाइल ग्लाइसरोल्स आ गए, ठीक है, इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स वगैरह आ गए, ये हमारे पास मिक्स हो जाते हैं ऐसे लिपिड्स के साथ जो कि हमारे पास जो है एम्फीपैथिक हों, जिनके पास यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हों, जिनके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये सारे जो हैं हमारे पास, ये लिपिड कंटेंट आ गया। प्रोटीन्स में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? प्रोटीन्स में हमारे पास ApoB48, ठीक हो गया, ApoB100, ApoC1, ApoC2 वगैरह वगैरह, ये सारी आ जाती हैं और ये सब कुछ मिलकर हमारे पास लाइपोप्रोटीन बना देते हैं। ठीक हो गया। लाइपोप्रोटीन में क्या क्या आता है? काइलोमैक्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक हो गया, VLDL, IDL वगैरह आ जाते हैं, HDL आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके एक सबका मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमैक्रॉन आ जाता है। ठीक है, काइलोमैक्रॉन जो है, अब लाइपोप्रोटीन है ना, तो इसमें लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगी। लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड कंटेंट में इसमें इंपॉर्टेंट लिपिड जो होता है वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता है, और प्रोटीन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ApoB48 होती है। ठीक हो गया, ये दो हो गए। और इसके अलावा जो है इसका फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो है ये हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को और भी काफ़ी सारे लाइपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो है एक्सोजीनियस, जो हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया, सही है। क्योंकि अब इसका मेजर जो लिपिड था, लिपिड कंटेंट, उसमें भी हमने कहा था कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, तो काइलोमैक्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास जो है वो करता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की। लेकिन कौन से वाला? जो एक्सोजीनियस होता है, या उसको हम लोग डाइट्री ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और फिर रीसिंथेसिस होती है। तो वो उसकी ट्रांसपोर्ट कराएगा कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से करवाएगा टूवर्ड द पेरिफ्री। सही हो गया। अब हम मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे। एक नेसेंट काइलोमैक्रॉन, मैच्योर काइलोमैक्रॉन, रेमिनेंट और अपटेक। ठीक हो गया। अब नेसेंट काइलोमैक्रॉन यानी कि न्यूली सिंथेसाइज, तो सिंथेसिस मैंने आपसे कहा था कहाँ होगी? इंटेस्टाइन में होगी। ठीक हो गया। तो इसके कंटेंट्स याद कर लें। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्रोटीन कंटेंट में ApoB48 आ गया, और लिपिड कंटेंट में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और फॉस्फोलिपिड। अब इसकी नेसेंट काइलोमैक्रॉन की मैच्योरेशन होनी है। तो मैच्योरेशन इसकी ऐसे होगी कि ये जो नेसेंट है ये दो मज़ीद चीज़ें लेगा। किससे लेगा? HDL से लेगा। कौन कौन सी? ApoE और ApoC2, दोनों अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक हो क्या? सही है। तो जैसे ही HDL अपनी ये दो चीज़ें इसको नेसेंट काइलोमैक्रॉन को डोनेट करता है, तो वो नेसेंट काइलोमैक्रॉन कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर काइलोमैक्रॉन में। मेच्योर काइलोमैक्रॉन में क्या क्या आ गया? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आ गए, फॉस्फोलिपिड्स आ गए। ठीक हो गया। और ApoB48, ये तो चीज़ें पुरानी वाली थी, नेसेंट वाली। और नई कौन कौन सी आ गई? ApoE और ApoC2। अच्छा, अब डेफिनेटली अब आई हैं तो एक कुछ ना कुछ इनका फंक्शन होगा। तो ApoC2 अब क्या करता है कि ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये प्लस का निशान है, मतलब जो ApoC2 है वो एक्टिवेट कर रहा है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है इसको कन्वर्ट कर देगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फ्री फैटी एसिड जो है वो फिर मसल और एडिपोज टिश्यू के पास आ जाएंगे। अब ApoC2 ने अपना काम कर दिया, तो ये ApoC2 गोज बैक्स टू द HDL, वो अपने HDL के पास अब वापस चला जाएगा। अब C2 निकाल दें तो पीछे जो कुछ रह जाएगा उसको हम लोग रेमिनेंट कहेंगे। ApoB48, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड और ApoE, ये हमारे पास क्या हो गया? रेमिनेंट हो गया। अब इस रेमिनेंट को इसने लेना है, लिवर ने लेना है। ठीक हो गया, लिवर ने लेना है। ठीक हो गया। तो अब ये लास्ट स्टेप है अपटेक। ठीक हो गया। अपटेक कैसे होगी? ApoE मेडिएटेड, यानी कि लिवर जो के ऊपर हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पर LDL रिसेप्टर्स हैं। ठीक हो गया। LDL रिसेप्टर्स और LDL रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। LDL रिसेप्टर एंड LDL रिसेप्टर प्रोटीन ये रिकग्नाइज करेंगी इस ApoE को। जैसे ही वो रिकग्नाइज करेंगी इसकी अपटेक हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन याद रखना है कि यहाँ जब अपटेक हो रही होगी तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, यहाँ पर हमारे पास ये एंजाइम है हेपेटिक लाइपेज। यहाँ पर ये हेपेटिक लाइपेज जो है ये हाइड्रोलिसिस करवा देगा हमारे पास इसकी मेनली ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की और फॉस्फोलिपिड की। ये हेपेटिक लाइपेज जो है ये इन ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करवाएगा, यानी कुछ को ब्रेक डाउन करके हटा देगा, और फिर जो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल होगा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब लिवर के अंदर लाइसोसोम्स वगैरह जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने लाइसोसोमल एंजाइम आएंगे और वो इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। पूरा ये जो रेमिनेंट था, यानी कि जो पूरा जो
जो हमारे पास वो लिपिड कंपोनेंट होगा उसको फ्री फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो प्रोटीन कंपोनेंट है इसको अमीनो एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा काइलोमैक्रॉन के साथ एक डिजीज़ होती है, जब काइलोमैक्रॉन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग जो है फेमिलियल काइलोमैक्रोनीमिया सिंड्रोम कहते हैं, या फिर हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 1। ठीक हो गया। तो उसके अंदर जो है ये हमारे पास काइलोमैक्रॉन जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अब सेकंड जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन है उसमें आ जाएगा मेटाबॉलिज्म, वो VLDL, IDL और LDL का आ जाएगा। ठीक हो गया। एज ऑलवेज सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है। VLDL जो है, और इन तीनों तीनों का जो अगर प्रोटीन कंटेंट देखें ना, तो तीनों के अंदर हमारे पास ApoB100 होती है। ApoB100 जो है वो इसका हमारे पास एपोप्रोटीन होगी। जबकि अगर इनका हम लोग लिपिड कंटेंट देखें ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड जो VLDL में होता है वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होता है, जबकि IDL और LDL में इंपॉर्टेंट जो लिपिड कंटेंट है वो जो होगा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक हो गया। सही है। अब फंक्शंस देख लेते हैं। तो VLDL का फंक्शन जो है ना वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो काइलोमैक्रॉन का फंक्शन भी ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को कोई ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन वो एक्सोजीनियस यानी कि जो डाइटरी था ट्राइसाइल ग्लाइसरोल उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। लेकिन VLDL जो है एंडोजीनियस यानी कि जो लिवर के अंदर है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उस ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड द पेरिफेरी। सही हो गया। LDL का फंक्शन जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास होता है उसके अंदर जो सेल्स हमारे पास, इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? कि ये हमारे पास लिवर से लेके जाता है कोलेस्ट्रॉल को टुवर्ड द पेरिफेरल टिश्यूज़। तो अब टिश्यूज़ वगैरह में लेके जा सकता है, तो ये फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह करवा सकता है, और जिस वजह से इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक हो गया। VLDL का क्या फंक्शन आ गया हमारे पास? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्राइसाइल ग्लाइसरोल फ्रॉम द लिवर टू द पेरिफेरी। जबकि LDL का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टुवर्ड द पेरिफेरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका सारा जो है ना सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सारा बिल्कुल काइलोमैक्रॉन के मेटाबॉलिज्म की तरह ही इसका भी मेटाबॉलिज्म है। सबसे पहले नेसेंट VLDL आ गया। ठीक हो गया। उसके अंदर प्रोटीन लाइपोप्रोटीन है ना, तो प्रोटीन और लिपिड कंटेंट डिस्कस करते हैं। प्रोटीन कंटेंट में एपोप्रोटीन B100 आ गई, और लिपिड में ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ गए। ठीक हो गया। अब इसने नेसेट ने कन्वर्ट होना है मेच्योर VLDL में। कैसे मेच्योर होगा? वो वैसे जिस तरह पीछे हमने को ने देखा था, HDL से ये लेगा ApoC2 और ApoE, ये दो चीज़ें लेकर मेच्योर हो जाएगा। ठीक हो गया। सही है। यहाँ पर देखें तो ये सारा वही पुराने कंटेंट हैं, और ये दोनों ApoE और ApoC2 जो हैं वो न्यू आ गए। सही है। अब जो है C2 अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा C2। ठीक हो गया। लाइपोप्रोटीन लाइपेज ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की हाइड्रोलिसिस करवा देगा ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड में। फ्री फैटी एसिड जो है वो मसल और एडिपोज टिश्यू ले लेंगे। अब इसने अपना काम करवा दिया है। इसने जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ApoC2 जो है इसने अपना का काम करवा दिया है। तो यहाँ पर ये जो है C2 हो गया। ठीक हो गया। ये C2 जो है ApoC2 इसने अपना काम जो है वो कर दिया, तो ये वापस HDL के पास चला जाएगा। अब जैसे ही ये बीच में से निकल जाएगा तो हमारे पास जो है रेमिनेंट VLDL आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली अब आप देखें ना, तो इसने ApoC2 ने क्या किया है? ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट किया है। ठीक हो गया। लिहाजा अब ट्राइसाइल ग्लाइसरोल का जो कंटेंट है वो क्या होगा? कम होगा। अब जब कम होगा तो डेंसिटी वेरी लो नहीं रहेगी, डेंसिटी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। लिहाजा हम अब इस मॉलिक्यूल को वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन नहीं कहेंगे, हम लोग इसको इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि C2 ने यहाँ पहले ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को रिमूव कर दिया है, और उसका कंटेंट जो है वो अब कम हो गया। ये एरो शो कर रहा है कि ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कम हो गया। ठीक हो गया। तो इसको आप लोग इस पूरे मॉलिक्यूल को, यानी कि अब C2 चला गया, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कम हो गया, B100 भी अपनी जगह पे, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ApoE ये अपनी जगह पर ही हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ रेमिनेंट VLDL भी कह सकते हैं और IDL भी कह सकते हैं। अच्छा, ये अब सारा जो है बिल्कुल काइलोमैक्रॉन की तरह ही था। अब एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है उसमें इस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो IDL है, ये अपना ये जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होता है ये HDL को दे देता है, और इन रिटर्न जो HDL है वो अपना कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो है वो IDL को दे देगा विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। जो HDL है वो अपना कोलेस्ट्रॉल ईस्टर विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन दे देगा टू द IDL, और IDL इन रिटर्न क्या करता है? ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो दे देगा किसको? HDL को। ठीक हो गया। अब फिर भी जो थोड़ा बहुत ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बच जाएगा उसके ऊपर जो है हमारे पास हेपेटिक लाइपेस आ जाएगा, और हेपेटिक लाइपेस रिमूव कर लेगा, हाइड्रोलाइज करवा देगा ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को फ्रॉम द IDL। अब ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बिल्कुल कम हो गया, तो अब जो है IDL कन्वर्ट हो गया LDL के अंदर। ठीक हो गया। सही है। अब इसके अंदर
एलडीएल के अंदर सिर्फ एक ही एपोप्रोटीन होती है, कौन सी? ApoB100। और पीछे क्या रह गया? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर रह गया और फॉस्फोलिपिड्स रह गए। ट्राइसाइक्लिसराइड कहाँ चला गया? वो उसने दे दिया उसको HDL को दे दिया, ठीक हो गया। आईडीएल ने ट्राइसाइक्लिसराइड दे दिया HDL को, और एंड रिटर्न क्या लिया उससे? ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ले लिए। और फिर भी अगर जो बचता होता है ट्राइसाइक्लिसराइड, उसके ऊपर हेपेटिक लैपेज आके एक्ट करता है और उसको हाइड्रोलाइज करवा देता है, ताकि अब जो है डेंसिटी लो हो जाए, ठीक है, इंटरमीडिएट से लो में हो जाए, तो फिर हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फॉर्म हो गया। सही है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये ApoE कहाँ जाता है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक हो गया। सही है। अब जो है ये हमारे पास जो LDL है, अब इसके दो काम है। एक तो ये दो फैट्स होंगे ना, तो या तो ये है कि LDL जो है वो हमारे पास, उसके पास ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज़ को। इसका फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि LDL जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल कहाँ? टिश्यूज़ को। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होगी इसको हम लोग कहते हैं दैट क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। इस तरह से है कि ये अगर हमारे पास अब टिश्यू है तो उसमें हमारे पास ये एक पिट बनी होती है, ठीक हो गया। सही है। इस पिट के अंदर हमारे पास ये रेड कलर के जो है ये क्लेथरिन प्रोटीन ने इसको सराउंड किया होता है इस पिट को, और उसके ऊपर ये LDL रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये ApoB100 जो है यहाँ से गुजरेगा ब्लड में सर्कुलेट करते हुए, तो ये रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक हो गया, और वो इसके साथ आके बाइंड कर देगा, और ये जो क्लेथरिन जो पिट है ये क्लोज हो जाएगी, और हमारे पास ये इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ में चला जाएगा। टिश्यूज़ में फिर ये फर्दर लाइसोसोम के पास जाता है, उधर लाइसोसोमल एंजाइम आके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर वो यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल, वो वाला फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है फिर वो मतलब यूज़ हो जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी, या फिर हम आप कह सकते हैं उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसके अंदर जो है वो फिर हमारे पास यूज़ हो जाता है, ठीक हो गया। सही है। अच्छा, अब जो ये सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के जरिए कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट हो गया टिश्यूज़ को, LDL ने कर दिया, अराउंड 30% कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर चला जाता है। बाकी ये जो LDL है ये अब जाएगा यहाँ पर हमारे पास लिवर के पास, और लिवर के पास क्या है? LDL रिसेप्टर है। LDL रिसेप्टर ये इस ApoB100 को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज़ करके इसकी अपटेक हो जाएगी इनटू द लिवर। अच्छा, अब जो है आईडीएल जो था, आईडीएल के पास ApoE थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो ट्राइसाइक्लिसराइड तो चला गया, HDL के पास चला गया, या फिर हमारे पास हेपेटिक लाइपेज ने आके इसके ऊपर एक्ट कर दिया, ठीक हो गया। फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और B100 ये सब तो अपनी जगह पर है। ApoE किधर गया? ApoE एक्चुअली जो है कुछ आईडीएल जो होता है वो अपटेक, उस लिवर उसको अपटेक कर लेता है। कैसे अपटेक करेगा? कि लिवर रिकॉग्नाइज करता है इस ApoE को। ApoE एक किस्म का लाइगेंड है, ठीक हो गया। लाइगेंड उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो LDL रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कुछ आईडीएल जो है वो डायरेक्टली अपटेक हो जाता है इनटू द लिवर, और बाकी जो जो अगर वो LDL में कन्वर्ट होता है तो LDL के पास ऑलरेडी ApoB100 प्रोटीन है, उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए ApoE की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। लिहाजा अगर आईडीएल LDL में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ApoE वापस अपने HDL के पास चला जाएगा जहाँ से वो आया था, और अगर नहीं होता तो फिर इसका क्या होगा? अगर इसने फिर कन्वर्ट अपटेक इसकी होनी है लिवर के लिए, लिवर में, तो फिर जो है उसके लिए तो फिर ApoE ज़रूरी है, क्योंकि LDL रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सही है। लास्ट में जो है हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL जो है, इसको हमारे पास जो है इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट है इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है, और प्रोटीन जो है ना ये पूल ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी एपोप्रोटीन होगी। ApoA1 होता है, ApoA2 होता है, ApoC1, C2, C3, और इसके अलावा ApoD भी होता है, ApoE भी होता है। सही हो गया। ये प्रोटीन कंटेंट भी हो गया, और लिपिड में तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आ गया। सही है। लेकिन HDL को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? कि ये रिवर्स ये उसके LDL के रिवर्स में काम करता है, यानी कि ये हमारे पास पेरिफेरी से उठाएगा कोलेस्ट्रॉल को, पेरिफेरी से उठाकर लिवर में लाएगा, ठीक हो गया। पेरिफेरल टिश्यूज से उठाएगा और लिवर में लाएगा, और वहाँ से फिर हमारे पास वो एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि या जहाँ पर भी उसने यूज़ ऑन होता है यूज़ अप होकर निकल जाता है। लिहाजा ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कार्डिक प्रोटेक्टिव है, तो लिहाजा इन बॉडी को जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो पेरिफेरल टिश्यूज से लेकर लिवर की तरफ आ रहा है कोलेस्ट्रॉल को, तो इस वजह से इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सही हो गया। फंक्शन भी हो गया और इसके लिपिड और प्रोटीन कंटेंट्स भी हो गए। अच्छा, अब इसका मेटाबॉलिज्म देख रहे थे तो HDL जो है उसको हमारे पास लिवर भी सिंथेसाइज करता है और इंटेस्टाइन भी सिंथेसाइज करते हैं, ठीक हो गया। सही है। ये दोनों इसको सिंथेसाइज करेंगे HDL को। सही है। और अब जो है हमारे पास जो न्यूली सिंथेसाइज HDL होता है उसको हम लोग नेसेंट डिस्क्वाइडल HDL कहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है, ठीक हो गया। चिपका हुआ होता है और डिस्क शेप होते हैं, और इसके कंटेंट्स में हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होती हैं, और एपोप्रोटीन में ApoA प्रोटीन होती है। अब होता है इस तरह से है कि ये तो सबसे पहले सिंथेसिस हो गई, 1 लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप 1 में हमारे पास नेसेंट डिस्क्वाइडल HDL बन गया। अब सेकंड स्टेप में ऐसा होता है कि पेरिफ्री में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल
टिश्यूज़ में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ABCA1, ABCG1 और SRB1। ये सारे ट्रांसपोर्टर इसको उठाएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक हो गया। अब ABC1 का मतलब ये है कि ATP बाइंडिंग एसिड ट्रांसपोर्टर A1 और SRB1 स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, ठीक हो गया। ये सारे जो है इसको कोलेस्ट्रॉल को उठाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है आपको पता है ये एम्फीपैथिक है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोफोबिक भी हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ बाहर ही रहता है, अंदर मूव नहीं करता, इस नेसेंट डिस्कॉइडल HDL के अंदर मूव नहीं करता, ठीक हो गया। और ये बाहर ही रहता है, सही हो गया। और अब क्या होगा, हमारे पास एक ये जो है एपो ए वन प्रोटीन है, ये मोस्टली लिवर ही प्रोड्यूस करती है। ये आती है और एक्टिवेट करती है एल कैट एंजाइम को। एल कैट स्टैंड फॉर द लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक हो गया। और ये जो है एल कैट एंजाइम, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देगा इनटू द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, सही है। एक्चुअली होता है इस तरह से कि ये जो लेसिथिन मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं आकर कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, ये यहाँ बाहर नहीं रह सकता, इसको अंदर मूव करना ही पड़ेगा। तो ये अंदर चला जाता है। जैसे ही ये अंदर इस नेसेंट डिस्कॉइडल HDL के अंदर मूव करेगा तो ये नेसेंट डिस्कॉइडल HDL कन्वर्ट हो जाएगा HDL3 के अंदर, जो कि स्फेरिकल शेप होता है, ठीक हो गया। नेसेंट डिस्कॉइडल HDL किस में कन्वर्ट हो गया, HDL3 के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अब इसके कंटेंट देख लें तो इसके अंदर हमारे पास अब ये आ गया कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आ गया, फॉस्फोलिपिड्स आ गया और एपो-A1 आ गया। लेकिन एपो-A1 के अलावा और भी काफ़ी सारे, एपो-A1 इंपॉर्टेंट है इस वजह से लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी HDL के पास, क्योंकि HDL इज अ पूल ऑफ द एपोलाइपोप्रोटीन्स, तो और भी एपोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो गया, सही हो गया। नेसेंट डिस्कॉइडल HDL के अंदर जब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ से आया और फिर कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हुआ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जैसे ही इसके अंदर मूव किया तो ये नेसेंट डिस्कॉइडल HDL3 में कन्वर्ट हो गया। अब जो है ऐसा है कि हम लोगों ने जिस तरह पीछे एक एक्सचेंज पढ़ी थी HDL और IDL और VLDL के दरमियान में, तो वो एक्सचेंज यहाँ पर दोबारा होती है। अब ऐसा होगा कि HDL जो है वो जो है अपना यहाँ पर जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो हैं HDL वो दे देगा IDL को और VLDL को, ठीक हो गया। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स दे देगा IDL को और VLDL को विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। और ये जो हैं IDL और VLDL इन रिटर्न क्या करेंगे, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल HDL3 को दे देंगे। अब जैसे ही वो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल HDL3 को देंगे और HDL3 का ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल कंपोनेंट्स जो हैं कंटेंट जो हैं ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये HDL3 कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 के अंदर, ठीक हो गया, सही है। एक्सचेंज क्या हुई, HDL3 ने क्या दिया इनको, IDL और VLDL को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। और इन दोनों ने IDL और VLDL ने इन रिटर्न क्या दिया इनको, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल दिया। ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कंटेंट अब ज़्यादा हो गया इसके अंदर, तो फिर जो है HDL3 कन्वर्ट हो जाएगा HDL2 में, ठीक हो गया। नेसेंट डिस्कॉइडल HDL के पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स नहीं थे, HDL3 के पास जो है हमारे पास से ट्राइसाइल ग्लाइसरोल नहीं है और HDL2 के पास अब ट्राइसाइल ग्लाइसरोल भी आ गया। यानी जैसे ही ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कंटेंट ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं HDL3 इस अब कन्वर्ट हो गया HDL2 के अंदर। ये इसका जो है ना हमारे पास साइज़ ज़्यादा होता है, HDL2 का साइज़ भी ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम होती है, जबकि HDL3 का साइज़ छोटा होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब लास्ट के अंदर लास्ट स्टेप अपटेक आ जाता है, तो HDL2 की अपटेक होती किस तरह से है कि आपने देखना है कि यहाँ पर जो लिवर है इसके पास हेपेटिक लाइपेज और स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 है। देखें यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं। अब स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 जो हैं ये ऐसा डोर काम करते हैं, ऐसा डोर काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स के लिए ऐसा डोर काम कर रहे हैं, सही है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो हैं वो तो मूव कर जाएंगे लिवर में विद द हेल्प ऑफ द स्कैवेंजर रिसेप्टर B1। बाकी जो ये फॉस्फोलिपिड और ट्राइसाइल ग्लाइसरोल है इन पर ये हेपेटिक लाइपेज एक्ट करता है और इनको हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज कर दिया, ये अंदर चला गया, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो गई तो HDL2 का साइज़ दोबारा से डिक्रीज़ हो जाता है, छोटा हो जाता है और वो HDL3 में कन्वर्ट होता है और वापस बॉडी में चला जाता है और फिर मजीद कोलेस्ट्रॉल पकड़ के फिर इसी तरह से लेके आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइपोप्रोटीन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।